हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की इस सीरीज में मैं आप लोगों के सामने संगम एवं संगम साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करने जा रहा हूं। संगम का अर्थ है बैठक। तमिल कवियों की बैठकें पांडे नरेशों के संरक्षण में सदियों तक तमिल कवियों की जो बैठकें हुई और उसमें जिस साहित्य का सृजन हुआ, ये बैठकें संगम कहलाती हैं। संगम का एक अर्थ तमिल कवियों की परिषदों से भी निकलता है और इसमें रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। जब भी कोई तमिल कवि अपनी रचना का सृजन कर लिया करता था तो वो इन बैठकों में उसकी प्रस्तुति करता था। जब इन तमिल बैठकों में उस रचना का संपादन या उस पर अनुमोदन दे दिया जाता था, उसके पश्चात ही वो संगम साहित्य का प्रकाशन किया जाता था। पहली बार संगम साहित्य पर प्रकाश डाला गया एक तमिल विद्वान यूवी स्वामीनाथन अय्यर के द्वारा। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक अनुक्रम की जो जानकारी प्राप्त होती है, उसमें मेगालिथ कल्चर अर्थात महापाषाणिक संस्कृति से संगम राजवंशों का पूरा एक कालक्रम प्राप्त होता है। संगम युग की अवधि दक्षिण भारत में कितनी थी? यदि मैं श्रीनिवास अयंगर साहब के अनुसार, जो प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय इतिहासकार हैं, के अनुसार यदि मैं संगम युग की अवधि की बात करूं तो श्रीनिवास अयंगर साहब ने 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी अर्थात पूरे 1000 वर्ष को संगम अवधि माना है। लेकिन परंपरागत मान्यता अनुसार 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक हम दक्षिण भारत में संगम युग की अवधि मानते हैं। प्रोफेसर महन डालने ने तमिल संगमों की तुलना फ्रांसीसी अकादमी से फ्रेंच एकेडमी से की है। संगम साहित्य में कुल 3 राजवंशों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। 3 राजवंशों पर दक्षिण भारत के प्रमुख 3 राजवंश, जिनमें एक चेर, चोल एवं पांडे, इन 3 राजवंशों पर प्रमुखता से प्रकाश पड़ता है। संगम साहित्य का अंदर सबसे प्राचीनतम जिस राजवंश का वर्णन प्राप्त होता है वो केरल अथवा चेर है एवं संगम कालीन सर्वाधिक शक्तिशाली जिस राज्य या राजवंश का हमें उल्लेख प्राप्त होता है वो चोल है। यह भी याद रखिएगा, जैसा मैंने अभी कहा, संगमों अर्थात तमिल कवियों की परिषदों का आयोजन स्थल पांडे राजवंश की राजधानी मदुरा थी। याद रखिएगा, मदुरा पांडे राजवंश की राजधानी थी। संगम काल के अंदर राजवंशों के जिस राजधर्म पर प्रकाश पड़ता है वो वैदिक ब्राह्मण धर्म था, अर्थात चाहे चेर हो, चेर केरल जो सबसे प्राचीन संगम वर्णित राजवंश है, पांडे एवं सबसे अधिक शक्तिशाली चोल, इनमें सर्वाधिक समृद्ध पांडे राजवंश था। तो इन तीनों राजवंशों में हमें वैदिक ब्राह्मण धर्म की पालना की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे प्राचीन संगम कालीन जो साहित्यिक ग्रंथ है वो है तिरुकुरल अथवा कुरल। याद रखिएगा, तिरुकुरल अथवा कुरल के रचनाकार हैं तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर ने तिरुकुरल या कुरल की रचना करी, जो सबसे प्राचीन संगम कालीन ग्रंथ है। जबकि तमिल भाषा का पहला काव्य ग्रंथ इलंगो आदिगल द्वारा रचित शिलप्पादिकारम है। तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ ही तिरुकुरल कहलाता है, जो कि तिरुवल्लुर द्वारा रचित ग्रंथ है। याद रखिएगा, तमिल साहित्य का साहित्यिक त्रिवर्ग भी तिरुकुरल को ही बोला जाता है, जबकि तमिल साहित्य का या संगम साहित्य का पंचम वेद भी तिरुकुरल को ही बोला जाता है। अर्थात तिरुकुरल संगम साहित्य का आधार ग्रंथ है जिसके रचनाकार तिरुवल्लुर है। तमिल साहित्य का संक्षिप्त वेद भी तिरुकुरल को ही बोला जाता है एवं तिरुकुरल को ही संगम साहित्य की बाइबिल भी पुकारा जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तिरुकुरल की रचना या सृजनकर्ता संगम कवि तिरुवल्लुर है, जबकि तमिल साहित्य का इलियड शिलप्पादिकारम को बोला गया। शिलप्पादिकारम जो कि इलंगो आदिगल द्वारा रचित है। प्रोफेसर महन डालने ने इलंगो आदिगल द्वारा रचित शिलप्पादिकारम को
संगम साहित्य का या तमिल साहित्य का इलियड पुकारा है, जबकि प्रोफेसर महन डालने ने ही शीतले सत्तनार द्वारा रचित एक अन्य संगम ग्रंथ मणिमेखले को तमिल समाज का या तमिल साहित्य का ओडिसी बोला है। तो इलियड शिलप्पाधिकारम को बोला है जो इलंगो आदिगल द्वारा रचित है, जबकि शीतले सत्तनार द्वारा रचित तमिल ग्रंथ मणिमेखले को तमिल साहित्य का ओडिसी भी पुकारा जाता है। याद रखिएगा, शिलप्पाधिकारम जो इलंगो आदिगल द्वारा रचित ग्रंथ है उसे तमिल समाज का राष्ट्रीय काव्य एवं तमिल साहित्य का उज्जवल रत्न भी पुकारा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद रुचिकर एवं लाभप्रद रही होगी। इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू।